हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय चुंबकत्व एवं द्रव्य के पार्ट 6 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों को पढ़ेंगे। तो आज हम चुंबकत्व एवं गाउस के नियम उदाहरण 5.6 और 5.7 को कवर करेंगे। तो चुंबकत्व के गाउस के नियम में हम सबसे पहले इन तीनों चित्रों का अध्ययन करेंगे, जिनमें हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस चित्र सी से, वैद्युत द्विध्रुव। अब आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि हमने अध्याय 1 में वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा है, तो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, और ये वैद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से धन से ऋण की तरफ जा रही है। ये आपको एरो से भी पता चल रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर आप इस चीज़ को देखें, इस क्षेत्रफल को देखें और इस क्षेत्रफल को देखें यहाँ पर, तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो इस सतह से गुजरने वाली जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, वो इससे बाहर, दोनों से जो बाहर आ रही हैं उनसे भिन्न है। और ये भिन्न क्यों है आप जानते हैं कि इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने गाउस का नियम पढ़ा है स्थिर वैद्युत के लिए, कि वहाँ पर किसी भी बंद सतह से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स यानी यही वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ये क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, यानी क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट। वहाँ पर ये गाउस का नियम होता है। ठीक है, तो अब ऐसे ही देखते हैं चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम क्या है, क्या इससे कुछ फर्क है। ठीक, तो यहाँ हम क्षण चुंबक और धारावाही परिनालिका से चेक करेंगे। ठीक, धारावाही परिनालिका आपको पता है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती है, इस तरीके से चलती है, और फिर अंदर ही दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती है। आप देखिए इस क्षेत्र को, और आप यहाँ पर भी इस क्षेत्र को, और यहीं पर धारावाही परिनालिका के लिए भी इसको और इसको देखेंगे, तो आप क्या देखेंगे, इन दोनों सतहों से, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जो सतह मैंने आपको बताई उनसे जो सतह यानी क्षेत्रफल, तो जो क्षेत्र है ये कवर हो रखे हैं, इनसे जो गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, और जो बाहर आने वाली यानी अंदर जाने वाली और जो बाहर आने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या है ना, ये जैसे ये है, अगर मैं इसको बनाऊं, तो इससे जो अंदर जा रही हैं और फिर इससे जो बाहर आ रही हैं, तो वो अगर आप उनको देखें ध्यान से, उन क्षेत्र रेखाओं को, तो वो बिल्कुल समान है। इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जो सतह से बाहर आने वाली बल रेखाओं की संख्या है, वो अंदर प्रवेश करने वाली बल रेखाओं के समान है, यानी कि आपके लिए कुल चुंबकीय फ्लक्स यानी अंदर कितनी क्षेत्र रेखाएं हैं, वो जो पूरा चुंबकीय फ्लक्स अगर आप देखें तो वो शून्य है, क्योंकि जितना अंदर गया उतना ही बाहर आया। यही चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम है। ठीक, अब आप एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि स्थिर वैद्युत के लिए गाउस का नियम कुछ फर्क है, यानी कि ये है, और चुंबकत्व के लिए आपके पास ये है कि कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि स्थिर वैद्युत में एक अकेले आवेश का अस्तित्व होता है, जबकि चुंबकत्व में एक अकेले ध्रुव, यानी जैसे आप ले लो उत्तरी ध्रुव या फिर एक दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों का कभी अलग अलग अकेले अस्तित्व नहीं होता। ठीक है, यह हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। एक चुंबक को काटिए तो ऐसा नहीं होगा कि एक उत्तरी ध्रुव अकेले एग्जिस्ट कर जाएगा या फिर एक दक्षिणी ध्रुव अलग से अस्तित्व में होता है, वो साथ में होते हैं एक चुंबक में। ठीक, इसलिए ऐसा होता है, इसीलिए इन दोनों में थोड़ा अंतर है। ठीक, तो गाउस का नियम हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी बंद सतह से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। आप इसे आगे भी इस तरीके से समझा सकते हैं कि अगर हम इस पूरी एस सतह के लिए देखना चाहते हैं इसमें से कितना फ्लक्स गुजरा, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो आप सबसे पहले इसी इसी एस के, जो पूरा एस है, इसके डेल एस के लिए देखिए इससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना है, तो ये बी डॉट डेल एस हो जाएगा। तो जब आप पूरे के लिए निकालेंगे, आप उसके आगे क्या लिख देंगे? समेसन लिख देंगे। समेसन, क्योंकि आप ऐसे ऐसे बहुत सारे डेलेस को जोड़ेंगे और उन डेलेस के कारण चुंबकीय फ्लक्स को जोड़ देंगे, और वो किसके इक्वल आएगा? वो ज़ीरो के बराबर आएगा, क्योंकि आपके पास चुंबकत्व का जो गाउस का नियम है वो ये कहता है। ठीक, अब हम उदाहरण 5.6 को करते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है कि नीचे गए चित्रों में से आपको देखना है कि जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सही हैं, किसमें गलत हैं, और पहचानना है जिसमें अगर गलती है तो उसमें गलती क्या है। ठीक है, ये देखने के बाद आप ये भी देखिएगा कि किसी किसी में वैद्युत रेखाएं ठीक ठीक दर्शाई गई हैं, हमें बताना है वो कौन से चित्र हैं। तो शुरुआत करते हैं इस चित्र ए से। अब अगर आप यहाँ पर देखिए, ये नीली कलर की जो लाइन से, इनके लिए देखना है आपको। ये सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए देखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से इस बिंदु से बाहर की तरफ आती हैं। अब कभी भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो इस तरीके से किसी बिंदु से बाहर नहीं निकलती। आपने देखा होगा एन से जब एस की तरफ भी जाती है, उनमें कुछ क्या होता है, वक्रित सी वो होती हैं, इस तरीके से वो वक्रित सीधे सीधे बाहर की तरफ नहीं निकलती हैं। तो इसीलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं हो सकती। ठीक है,
हाँ, आप एक चीज़ ये कह सकते हैं क्योंकि ये इस एक बिंदु से बाहर की तरफ निकल रही हैं सारी की सारी। तो अब आप अगर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए देखें, तो क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ धनावेश से ऋणावेश की तरफ जाती हैं, यानी धन से बाहर निकलती हैं। तो हाँ, ये हो सकता है धनावेशित तार हो जिससे कि ये सारी वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ बाहर जा रही हों, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ नहीं हैं। ठीक? अब आप देखिए यहाँ पर चित्र बी में मुक्त आकाश है, उसमें आपके पास कुछ लाइन्स दिखाई गई हैं। ये जो लाइन्स हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं। अब आप देखिए यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ ये हो सकती हैं? ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ या 2 वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ कभी भी एक-दूसरे को नहीं काटती हैं। और इसका कारण आप सोचिए क्यों नहीं काटती हैं? क्योंकि इसके बारे में हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ना तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं, ना ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ। ठीक है? अब आप इस चित्र सी को देखिए। इस चित्र सी में एक टॉरॉइड है और उस टॉरॉइड के चारों तरफ मतलब उस टॉरॉइड में इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है और वो कैसे उत्पन्न होता है? यहाँ पर हम एक तार बिछा देते हैं इस तरीके से और उस तार में धारा प्रवाहित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो टॉ टॉरॉइड के लिए चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है वो बिल्कुल सही दिखाया गया है। ठीक है? इसी तरीके से तो टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र रहता है, तो ये बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं चित्र डी में, ये एक परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं और इनको आप देखिए ध्यान से तो ये लास्ट में भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं, वो बिल्कुल सीधी जा रही हैं। जबकि कभी भी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं, वो हमेशा सीधी नहीं होती हैं। कहीं न कहीं पर वो वक्रित ज़रूर होती हैं। वक्रित यानी इस तरीके से ज़रूर होती है, चाहे आप एन से एस की तरफ जब जाती हैं, तब देख लें इसे। एन से एस यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, फिर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो वक्रित हो रही हैं कहीं न कहीं। तो ये यहाँ पर सिरों पर थोड़ी वक्रित होनी चाहिए थी। अगर वक्रित नहीं होती है तो क्या होता है? अगर वक्रित नहीं होती है ना, तो एम्पीयर का जो हमारा नियम होता है वो भंग हो जाता है। जबकि एम्पीयर का नियम हमें पता है वो चुंबकत्व के लिए प्रूवन है। वो प्रैक्टिकली देखा गया है कि ये तो बिल्कुल सत्य है चुंबकत्व के लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ हैं वो गलत दर्शाई गई हैं। यहाँ पर इनको थोड़ा मुड़ना चाहिए था। ठीक ठीक है? तो यहाँ पर भी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ गलत हैं। इसके बाद अगर आप इस चित्र ई को देखें, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आपको दिशा देखनी है। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये कुछ ऐसे हैं, क्योंकि दिशा कुछ इस तरीके से है ना? और फिर यहाँ से भी ऐसे है और फिर उसके बाद ये अंदर की तरफ को भी जा रही हैं और दिशा कुछ इस तरीके से है। और आप देखिए ये जो दिशा है, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ चलती है। तो यहाँ पर जो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र दिखाया गया है, वो बिल्कुल सही दिखाया गया है, ठीक? यहाँ पर आप एक और चीज़ याद रखेंगे जो एन ध्रुव और एस ध्रुव के चारों तरफ का क्षेत्र होता है, उसके कारण जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक? अब देखिए इस एफ में आपके पास अगर आप इस प्लेट को देखें, तो इसकी तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस तरीके से बाहर निकलता हुआ है। फिर अगर आप बीच में देखें तो अंदर आता हुआ है और अगर आप नीचे वाली प्लेट को देखें तो इसकी तरफ भी अंदर आता हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकती क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ इस तरीके से तो गति नहीं करती हैं, इस तरीके से उनकी दिशा ही नहीं होती कि एक ऊपर से है तो ऐसे है यहाँ पर और फिर बीच में ये अंदर की तरफ हो गई और फिर जो नीचे की तरफ है फिर वो अंदर की तरफ हो गई, तो यहाँ पे तो कुछ दिशा ही नहीं है। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ नहीं हैं। अब आप वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखिए। वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ ये हो सकती है क्योंकि अगर आप इस ऊपर वाली प्लेट को देखें, तो इसकी तरफ ये आ रही हैं। ये जो क्षेत्र रेखाएँ हैं वो इसकी तरफ इससे दूर की तरफ जा रही हैं। तो दूर की तरफ कब वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ जाती हैं? जब वो धनावेशित से कहीं ऋणावेश की तरफ जा रही होती है। और अगर आप नीचे वाली प्लेट को देखिए, तो नीचे वाली प्लेट की तरफ आ रही हैं। कब? और आती कब हैं? जब वो ऋणावेशित होता है और वो किसी धनावेश से ऋणावेश की तरफ आ रही हो। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ बिल्कुल सही है और वो भी कैसे है कि जो ऊपर वाली प्लेट है वो धनावेशित प्लेट है और जो नीचे वाली है वो ऋणावेशित प्लेट है। ठीक है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ तो गलत है लेकिन वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ बिल्कुल सही है। अब आप चित्र जी में देखिए, चित्र जी में आप देखिए एन से एस की तरफ कुछ इस तरीके से है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में बिल्कुल भी कुछ क्या नहीं है थोड़ा-सा भी जिस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र वक्रित होता है, उस तरीके से ऐसा कुछ भी नहीं है ना? तो इसका मतलब यहाँ पर भी एम्पीयर का जो नियम है वो भंग हो रहा है। ठीक, क्योंकि 2 ध्रुवों के बीच जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ होती हैं, मैंने अभी आपको परिनालिका में भी बताया था कि अगर वो केवल सीधी-सीधी होंगी कहीं पर भी, तो फिर वो एम्पीयर का नियम भंग करेंगी। तो हमेशा वो ठीक सरल रेखाएँ नहीं हो सकती, फैलाव होना ज़रूरी है, उनका वक्रित होना ज़रूरी है, इस तरीके से। ठीक? अब हम करते हैं उदाहरण 5.7 को।
उदाहरण 5.7 क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वह दिशा बताती है जिसमें कि चुंबकीय सुई संकेत करती है। जैसे ये चुंबकीय सुई है तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा भी होगी। अब आप ये बताना है कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रत्येक बिंदु पर गतिमान आवेशित कण पर आरोपित बल रेखाएं भी हैं, ये आपको बताना है। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कोई भी गतिमान आवेशित कण होता है, ये आवेश है, ये कहीं गति कर रहा है, v वेग से गति कर रहा है, मान लिया गति कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेग होगा, तो वो गति कर रहा है तो उस पर कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र में बल लगता है। तो आपको बस यही बताना है कि आप उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को जिसमें कि वो चुंबकीय सुई होगी, आप क्या उनको ये बोल सकते हैं कि ये बल रेखाएं भी हैं, यानी आप इसको बल रेखाएं भी कह सकते हैं, इस पर लगने वाला बल इस गतिमान आवेशित कण पर, ये आपको बताना है। तो आप अगर याद होगा आपको कि किसी भी गतिमान आवेशित कण पर कितना बल काम करता है, अगर आप देखें तो उस पर Q बराबर मतलब जो F होता है चुंबकीय बल, वो बराबर होता है Q V क्रॉस B के। V क्रॉस B का जो प्रभाव होता है वो पड़ता है आपके चुंबकीय बल पे, F पे। और ये V क्रॉस B होता क्या है कि अगर आपका V इस तरीके से है, B इस तरीके से है, तो जो आपका F होगा, क्योंकि मैंने कहा ना इनका जो ये V क्रॉस B है इसका प्रभाव इस F पे पड़ेगा। तो जो आपका F की जो दिशा होती है, F की आपके पास जो दिशा होती है वो किस तरफ होती है? इन दोनों के परपेंडिकुलर यानी लंबवत। अब आप देखिए ये आपकी V की दिशा है, ये आपकी B की दिशा है, अगर ये आपकी F की दिशा होगी तो कहाँ ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये बल रेखाओं से मिलेंगी, क्योंकि बल रेखाएं नीचे जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर। तो ये बिल्कुल गलत है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप उन्हें बल रेखाएं भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर ये हो जाता है जो आपका मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। एक टोरॉइड में तो चुंबकीय क्षेत्र पूर्णतः क्रोड के अंदर सीमित रहता है, लेकिन परिनालिका में ऐसा नहीं होता है। तो क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है कि जैसे एक टोरॉइड है, हम अभी टोरॉइड का एक क्वेश्चन अभी देख रहे थे, तो इसमें हमेशा अंदर की तरफ सीमित है, बाहर नहीं था। और एक परिनालिका में तो बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र है। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि जो परिनालिका होती है वो इस तरीके से ऐसा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जब इसमें बनता है तो इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स होता है, जब इसमें धारा प्रवाहित कर दी जाती है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के कारण अगर मान लिया जाए कि वो चुंबकीय क्षेत्र केवल अंदर ही अंदर है, तो ये जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल है ना, इनसे गुजरने वाला जो कुल चुंबकीय फ्लक्स है वो जीरो नहीं आएगा, जबकि ये जीरो होना चाहिए, हमें पता है गाउस के नियम से, लेकिन वो जीरो नहीं आएगा। तो इसीलिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बाहर भी होता है, क्योंकि अगर ये केवल अंदर ही अंदर है, चुंबकीय फ्लक्स जीरो आएगा अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला, और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि चुंबकत्व के लिए गाउस के नियम को हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि वो तो सत्य है। इसी वजह से जो हमारा परिनालिका होती है उसमें जो चुंबकत्व होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो अंदर भी होती हैं और बाहर भी होती हैं। ठीक है, ताकि अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो शून्य नहीं होगा। ठीक, आगे देखते हैं। यदि चुंबकीय एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तो चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम क्या रूप धारण करता? तो देखते हैं क्या रूप धारण करता। ये बहुत थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि आपके पास, आपको पता है कि जो गाउस का नियम होता है वो कुछ ये होता है, मान लिया जाता, क्योंकि कारण तो वही है ना कि एकल ध्रुव का अस्तित्व होगा तो भाई आपका ये जीरो नहीं होता। तो मान लिया जाए अगर एकल ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव एग्जिस्ट करता है, एक दक्षिणी ध्रुव, तो आपका होता क्या, जैसे आपके पास अगर आप स्थिर वैद्युत में देखें तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है। तो Q की जगह मान लिया, जैसे मैंने किसी ध्रुव के लिए मान लिया QM, M फॉर मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व के लिए, और एप्सिलॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू जीरो लिख सकते हैं। तो आपका जो रूप होता वो कुछ इस तरीके से होता। ठीक, आपका रूप किस तरीके से होता, इस तरीके से, जो आपका स्थिर वैद्युत के लिए चुंबकत्व का नियम है वैसे ही होता अगर एकल ध्रुवों का अस्तित्व होता तब। अब नेक्स्ट डी ये है कि क्या कोई क्षण चुंबक अपने क्षेत्र की वजह से अपने पर कुछ बलाघूर्ण आरोपित करती है? क्या किसी धारावाही तार का एक अवयव उसी तार के दूसरे अवयव पर बल आरोपित करता है? इनका कहने का मतलब है अगर ये एक क्षण चुंबक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो क्या ये अपने क्योंकि एक अगर सुई एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी रहती है तो उस पर कुछ ना कुछ बल आघूर्ण लगता है, तो क्या ये क्षण चुंबक के अपने ही चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पर कुछ बल आघूर्ण लगेगा? तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली भी देखा जा सकता है, ऐसा नहीं होता है कि इस पर कुछ अपने ही चुंबकत्व के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुछ बल आघूर्ण लगेगा। लेकिन अगर ये इस तरीके का आपके पास कोई तार है, इसका कोई अवयव ये है, ठीक है, जिसकी दूरी आप जिसकी लंबाई आप dl मान सकते हैं, ये अवयव अपने ही इसी तार के दूसरे अवयव पर कुछ ना कुछ बल आरोपित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों फिर अलग अवयव हो गए, तो इनके एक दूसरे के कारण अपने ऊपर बल आरोपित कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया, बल या बल आघूर्ण।
तो अगला जो है हमारे पास ई, गतिमान आवेशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। क्या कोई ऐसी प्रणाली है जिसका चुंबकीय आघूर्ण होगा यद्यपि उसका नेट आवेश शून्य है? तो हाँ, क्योंकि गतिमान आवेशों के कारण हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अगर आप मान लो आपके पास जितने भी सारे आवेश हैं, आपने जो उनका एवरेज लिया है, औसत लिया है, वो हो सकता हो ऐसी प्रणाली होगी जिसमें वो शून्य है। लेकिन आप अगर उन सभी के आवेशों के कारण जो धारा लूप देखेंगे, उन क्योंकि आवेश इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन एक धारा लूप बनाएगा, तो जो वो धारा लूप होंगे उनका जो चुंबकीय आघूर्णों का औसत होगा, चुंबकीय आघूर्ण यानी m का, आप सबका औसत लेंगे, सबको जोड़ेंगे, औसत लेंगे उसका, तो जो औसत आएगा वो कुछ ना कुछ होगा, जबकि आवेश शून्य था औसत का, मतलब आवेशों का जब औसत लिया, और जबकि m शून्य नहीं है। आगे जब हम इसके बारे में अनुचुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, वो हम वहाँ पे भी पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ अभी के लिए इतना जान लीजिए कि ऐसी प्रणाली हो सकती है। ठीक। तो आज हमने चुंबकत्व संबंधी गाउस के नियम के बारे में पढ़ा, उसके फॉर्मूले के बारे में भी पढ़ा, और हमने ये भी जाना कि स्थिर वैद्युत के और जो चुंबकत्व का गाउस का नियम है उसमें क्या फ़र्क होता है। उनमें केवल एक जो चुंबकत्व होता है, क्योंकि उसमें चुंबकीय द्विध्रुव सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है, वहाँ पे एक अकेला ध्रुव अस्तित्व में नहीं होता है, ऐसा ही इसलिए इस थोड़ा सा बस इसीलिए अंतर हो जाता है। ठीक। और अगली बार जब हम नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे तो आपके लिए एक छोटा सा काम है कि आप पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो में समझाई थी इस चैप्टर के, तो वो आप अच्छे से देख के आएंगे, जिससे कि आपको जो अगली क्लास में हम भूचुंबकत्व और कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, उसके तत्व पढ़ेंगे, वो अच्छे से आपको समझ आ जाए। ठीक। अभी के लिए थैंक यू।